नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। हम नीट 2024 के लिए बायोलॉजी वन शॉर्ट लेक्चर्स देख रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर था वो डिस्कस किया था और उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है वो है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। इस चैप्टर से संबंधित कंप्लीट थ्योरी जो कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स के रूप में अच्छे से तैयार की है और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हमारी एक और एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसके अंदर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है 2008 से लेकर के 23 तक जितने भी एग्जाम हुए आपके नीट के, उन सभी में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट के, वो सभी क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर पड़ते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। एक ही वीडियो के अंतर्गत हम पूरा लेक्चर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, पारी मतलब परी का मतलब क्या होता है, चारों ओर जो हमारे जितना भी पाया जाता है उस सभी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और इसके अंदर जितने भी जीव रहते हैं हमारी इस पृथ्वी के ऊपर, उन जीवों का उस वातावरण के साथ में क्या संबंध होता है वो सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, पारिस्थितिकी कहलाता है। तंत्र का मतलब क्या होता है कि प्रकृति का एक इकाई के रूप में या क्रियात्मक इकाई जो होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र होती है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब एक कंप्लीट हम स्ट्रक्चर देखें प्रकृति की, तो उसमें से एक छोटा सा, जैसे हमारे बॉडी के अंदर एक सेल का टुकड़ा निकालते हैं तो सेल को हम क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, उसी प्रकार पूरी प्रकृति पर एक छोटा सा उस प्रकृति का एक छोटा सा भाग निकालते हैं या क्रियात्मक इकाई जो निकालते हैं, तो वो क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, जहां जीवित जीव एक दूसरे के साथ और अपने भौतिक पर्यावरण के साथ बातचीत नहीं, क्रिया करते हैं, ये हो गया प्रतिक्रिया या क्रिया करते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, ये मान लीजिए। तो जो हमारी पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो जीव उस पर्यावरण के साथ में, और जो उस पृथ्वी पर जितने भी जीव रह रहे हैं जो उनके संपर्क में, उनके साथ में वो कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी क्रिया करते हैं, वो सभी मिलकर के क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र संरचना और कार्य। देखिए हम ज्यादा एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा वन शॉट लेक्चर है और घंटे भर में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, क्योंकि आपके एग्जाम भी बहुत ज्यादा नजदीक है, करीबन महीने भर आपके एग्जाम में बचा है। तो हम एक ही लेक्चर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो कम समय में कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को कंप्लीट करें। जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा ना, उसकी एक ही चीज मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ी है और एनसीईआरटी से बाहर हम जाएंगे नहीं। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र संरचना और कार्य, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और कार्य क्या होते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करते हैं, मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है ना, जो हम बोल सकते हैं स्थल के ऊपर, जो हमारी जमीन होती है, भूमि होती है, उसके ऊपर जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको हम टेरेस्ट्रियल या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जिसके अंदर आपका जंगल आ जाएगा, फॉरेस्ट है, घास है इसके अंतर्गत आ जाती है, घास के मैदान जो है, रेगिस्तान जो मरुस्थल है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। फिर आता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि वाटर बॉडी के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम होता है उसको हम जलीय या एक्वाटिक इकोसिस्टम कह देते हैं, जिसके अंतर्गत आपका तालाब है, पोंड, झील, लेक, आर्द्र भूमि हो गई, नदी, मुहावना, समुद्र, रिवर जो नदी है, ये सभी जो पानी की या जल से बनी हुई जो बॉडीज हैं या फिर कह सकते हैं जो जलीय तंत्र है ना, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि तालाब, झील, आर्द्र भूमि, नदी और मुहाना। तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अकॉर्डिंग आ गई। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, ये तो देखिए नेचुरल है। नेचुरल कहने का मतलब क्या है, ये प्राकृतिक है, प्रकृति में जैसी मिली थी ना वैसी की वैसी। लेकिन मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में क्या होता है, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई है, जैसे कि फसल के खेत हो गई, मछली घर हो गया, हम घरों मछली घर मतलब मछली पालने के लिए जो हम क्या करते हैं, पानी का एक इस प्रकार से होद जैसा बना लेते हैं, उसमें मछलियां छोड़ देते हैं। इसी प्रकार हम मुर्गी पालन करते हैं, वो हो गया, रेशम कीट पालन करते हैं, ये भी क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हम मान सकते हैं। तो फसल के खेत है, मछली घर है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। संपूर्ण जीवमंडल को एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। संपूर्ण जीवमंडल, जितने भी इस पृथ्वी पर जीवमंडल हैं
बायोसिस्टम है, उन सभी को मिलाकर के हम ग्लोबल इकोसिस्टम कह देते हैं, वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र कह देते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक परस्पर क्रिया करते हैं। एक तो बायोटिक फैक्टर होते हैं, बायोटिक घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, और एक एबायोटिक होते हैं। एबायोटिक यानी कि जैविक और अजैविक। जैविक कौन से, जो जीव जंतु हैं वो सभी आ जाएंगे, और अजैविक वो जाएंगे जिसमें टेम्परेचर है, इसके अलावा मिट्टी हो गई आपकी, मृदा, वायु हो गई, ये क्या हो जाएंगे आपके अजैविक घटक होते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र में आपस में क्या होते हैं, परस्पर क्रिया करते रहते हैं और एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। कहने का मतलब जैसे बायोटिक फैक्टर में किसी फैक्टर को अलग कर दिया ना तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र इफेक्ट होगा, एबायोटिक फैक्टर में किसी को हटा दिया तो आपका पूरा पारिस्थितिक तंत्र इफेक्ट होगा। तो इस प्रकार से एक यूनिट के रूप में ये सभी कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की दो मुख्य संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं। दो मुख्य संरचनात्मक विशेषताएं, एक तो प्रजातियों की संरचना, जो स्पीसीज है वो उस पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। एक तो ये हो जाएगा, एक स्त्रीकरण हो जाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन, स्त्रीकरण, ये भी महत्वपूर्ण है, स्त्रीकरण, ठीक है ना। ये दो उनकी विशेषताएं होती है मुख्य पारिस्थितिकी तंत्र की। अब दोनों को देख लेते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे और जानवरों या जीवों की प्रजातियों की पहचान, गणना से इसकी प्रजाति की संरचना का पता चलता है कि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्लांट है या जो एनिमल्स उसमें शामिल होता है, उस पारिस्थितिकी तंत्र में उस प्लांट और एनिमल्स की प्रजाति की पहचान करना, यानी कि स्पीसीज की पहचान करना, उसकी गणना करना कितनी है, वो क्या है, उसकी संरचना होती है, ठीक है। विभिन्न स्तरों पर रहने वाले प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्त्रीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पे छोटे पौधे हैं, फिर यहाँ पे बड़े पौधे हो गए, फिर यहाँ पे और बड़े हो गए, फिर यहाँ पे और बड़े, तो ये जो क्रम होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर घास खड़ा है, ठीक है ना, जो जमीन है उसके ऊपर घास पाया जाता है, इसको एक ग्रास ऊपर ने खा लिया, ग्रास ऊपर को मेंढक ने खा लिया, मेंढक को सांप ने खा लिया। तो इस प्रकार से ये जो एक ऊर्ध्वाधर जो आपका स्तर बनता है ना, तो इसको हम क्या कह देते हैं, स्त्रीकरण कह देते हैं, ठीक है। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली जो प्रजातियां हैं, ये जो स्तर पर अलग अलग जो प्रजातियां हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, स्त्रीकरण कहते हैं। 2015 में पूछा गया है। जैसे एक जंगल में पेड़ शीर्ष स्तर पर होता है, देखिए ये एग्जाम्पल समझिए, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। किसी जंगल की हम बात करते हैं तो जंगल में क्या होता है, ये कोई पेड़ है और ये पेड़ क्या है, शीर्ष स्तर है, पेड़ शीर्ष स्तर है। झाड़ियां दूसरे स्तर पर, फिर छोटी छोटी झाड़ियां होती है यहाँ पर, ठीक है, ये इससे छोटी होगी जो कि दूसरे स्तर पर है ये, ठीक है। और जड़ी बूटियां जो घास होता है, ये मान लीजिए इसके ऊपर घास पाया जाता है और ये घास जो होगा ये तृतीय स्तर पर या निचली परत पे चला जाता है। तो ये एक ऊर्ध्वाधर स्थिति होती है जो क्या कहलाता है, स्त्रीकरण कहलाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने ना है। अब आगे देखिए हम इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोंड यानी कि तालाब की, जो कि एक एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है तालाब। तालाब में कौन कौन से जीव पाते हैं, वो सभी जीव पाए जाते हैं, वो सभी आपको दिमाग में आ जाने चाहिए, तालाब में क्या क्या मिल सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ऐड किया, शायद इससे आप आराम से समझ जाएंगे। तालाब एक उथला, सरल और आत्मनिर्भर जल निकाय है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के सभी बुनियादी घटकों को प्रदर्शित करता है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी घटक होने चाहिए, जितने कंपोनेंट होने चाहिए, वो सभी कंपोनेंट उस तालाब वाले या जो पोंड इकोसिस्टम होता है उसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले अजैविक घटक की बात करें तो इसमें जल है, मिट्टी का जमाव है, ये इसके अजैविक घटक होते हैं। देखिए ये जल हो गया, ये मिट्टी है, ये साइड में जो पाई जाती है, तो ये इसके अजैविक घटक हो जाएंगे। जलवायु परिस्थितियां की बात करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस। सौर इनपुट मतलब सूर्य जो होता है, यहाँ पर जब बना नहीं है लेकिन वो बना देता हूँ, ये जो सूर्य होता है इससे इसे ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है, पानी में ऊर्जा प्राप्त होती है जो जीव रहते हैं उनको। तापक्रम का चक्कर, टेम्परेचर, ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, नीचे का पानी में कम होता है, इस प्रकार से टेम्परेचर भी इसमें होता है। जलवायु परिस्थितियों के अंदर दिन की लंबाई कैसी होती है, ये सभी क्या होते हैं, प्रभावित करने वाले या फिर कह सकते हैं जलवायु परिस्थितियां होती है। स्वपोषी घटक, ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स। देखिए ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो भोजन अपना खुद बना सकते हैं या सूर्य से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, वही ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट होते हैं। अब ये सूर्य है, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे आपको ग्रीन ग्रीन कलर में छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं, इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स कह देते हैं। पादप पल्वक, हिंदी में क्या कहते हैं, पादप पल्वक, पादप पल्वक कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स कह देते हैं।
ये क्या करते हैं, ये सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये हो जाएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि सौपोषी या ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ शैवाल भी पाए जाते हैं इसमें, ये जो बहुत सारी फैली रहती है ना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शैवाल भी इसमें पाई जाती है। तैरते और जलमग्न कुछ ऐसे प्लांट्स भी पाए जाते हैं, सीमांत प्लांट। सीमांत कौन से होते हैं, ये देखिए, ये जो पाए जाते हैं ना बाहर की ओर, ये वाले ये प्लांट्स जो होते हैं, ये यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे, ये सीमांत प्लांट हो गए। और कुछ ऐसे जो जल में डूबे हुए प्लांट्स पाए जाते हैं, वो जलमग्न प्लांट हो गए। ठीक है, ये सभी स्वपोषी घटक होते हैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता की, हेटेरोट्रोप्स। उपभोक्ता वो होते हैं जो स्वपोषी घटक होते हैं ना, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स है, शैवाल है, कुछ प्लांट्स हैं, इनको जो खाते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं, हेटेरोट्रोप्स कहलाते हैं। जैसे कि जूप्लैंक्टन्स हो गया, जूप्लैंक्टन्स को हम जंतु पलवक कहते हैं, जंतु पलवक। ठीक है, मुक्त तैराकी और नीचे रहने वाले पशु, तैरने वाले पशु जैसे कि मछलियां वगैरह हो गई, और जो मतलब नीचे रहते हैं और इसके किनारे पे आके पानी पीते हैं या इन घास वगैरह जो है इनको खाते हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं, उपभोक्ता या हेटेरोट्रोप्स के अंदर। अपघटक या डीकंपोजर्स के हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, भालू है, बगुला है, ये सभी क्या है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, हेटेरोट्रोप्स या उपभोक्ता के अंतर्गत। अपघटक की बात करते हैं तो अपघटक में देखिए कवक आ जाएंगे, फंजाई वगैरह है वो, बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं, फ्लैजिलेट्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, कोई जीव मर जाता है, मर जाने के बाद उसको डीकंपोज करने का काम यही करते हैं, बैक्टीरिया है, कवक है, फ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये आपका पॉन्ड सिस्टम होगा। पॉन्ड सिस्टम में आगे बात करते हैं। देखिए पॉन्ड सिस्टम कार्य कैसे करता है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के सभी कार्य करता है, जितने भी कार्य होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, वो तालाब वो करता है। आगे देखिए, स्वपोषी द्वारा सौर दीप्तमान ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में रूपांतरण किया जाता है। स्वपोषी, स्वपोषी मतलब क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स मान सकते हैं। ये क्या करता है, ये मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से क्या करता है, ये सौर ऊर्जा ग्रहण करता है और साथ में CO2 और H2 जो कि अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, जो कि एक कार्बनिक पदार्थ होता है। तो ये सूर्य की ऊर्जा को लेकर के स्वपोषी अकार्बनिक जो मटेरियल होता है उसको कार्बनिक मटेरियल में बदलता है। हेटेरोट्रोप्स द्वारा स्वपोषी का उपभोग किया जाता है। हेटेरोट्रोप्स कौन से होते हैं, जिसमें गाय, हिरण है, इसके अलावा छोटी मछलियां है, जो घास फूस खाने वाले होते हैं ना, घास वगैरह खाते हैं तालाब के अंदर, ग्रास ऊपर्स भी हो जाते हैं इसके अंदर, मेंढक वगैरह भी हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स आते हैं, जीव आते हैं जो हेटेरोट्रोप्स होते हैं, जो इन स्वपोषी का उपभोग करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, मृत पदार्थ का अपघटन और खनिजीकरण ताकि उन्हें स्वपोषी द्वारा पुनः उपयोग के लिए वापस छोड़ा जा सके। देखिए जो डीकंपोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, ये क्या करते हैं, जब मछलियां हैं या कुछ जो उपभोक्ता हैं हेटेरोट्रोप्स, इनकी जब डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाने के बाद क्या होता है, ये जो कवक हैं, बैक्टीरिया हैं, इसके अलावा फ्लैजिलेट्स हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, जीव, ये क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीव इनको डीकंपोज कर देते हैं। और डीकंपोज करने से जितने भी खनिज तत्व होते हैं, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन है या फिर फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सभी मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिलने के बाद वापस वो पानी में आ जाते हैं, पानी में वापस इन प्लांट्स के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, वापस ये एक चक्कर के रूप में चला जाता है, मतलब वापस वो स्वपोषी को प्राप्त होने के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये होता है आपका तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो उसमें कार्यकारी जो मूल घटक की बात करें वो टोटल 4 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने घटक होते हैं, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र लेकर के आ जाओ, उसमें 4 मुख्य घटक होते हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। ठीक है, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता, क्या उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है। एक होता है डीकंपोजिशन या अपघटनीकरण, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह है, और लास्ट यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, पोषक चक्कर। तो ये 4 घटक होते हैं। देखिए यहां पर हम बात करें उत्पादकता है तो प्लांट्स हैं, ये उत्पादकता क्या किन चीज का उत्पादन करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ये इस प्रकार से। डीकंपोजिंग की बात करें तो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो इनका किस प्रकार से डीकंपोजन करते हैं वो भी बात करेंगे। अब सूर्य से जो ऊर्जा होती है इस प्रकार से प्लांट से होती ये क्या करती है, एक चक्कर के रूप में चलती रहती है, एनर्जी का फ्लो। न्यूट्रिएंट साइकिल, ये प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन है या फिर कह सकते हैं यहाँ पर फॉस्फोरस है, इनको ग्रहण करते हैं और वापस इन्हें प्राप्त होता है, तो वो एक चक्कर के रूप में चलता है। तो ये 4 मूल घटक होते हैं, प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, और इनको हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता।
किसी पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज और स्थिरता के लिए सौर ऊर्जा बुनियादी आवश्यकता, मतलब कोई भी काम करना है तो वो प्लांट्स को करना है, सबसे पहले शुरुआत प्लांट से ही होती है, तो प्लांट्स को कोई भी काम करने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, वो भी सौर ऊर्जा की। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास यानी कि कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ ये बता चुका हूं ग्लूकोज होता है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को प्राथमिक उत्पादकता कह देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप है एक निश्चित समयावधि, उसके अंदर क्या होता है प्रति इकाई क्षेत्र में बायोमास या कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है या उत्पादन करता है उसको प्राथमिक उत्पादकता कह देते हैं। इसे भार स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर ये माइनस नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, याद रख लेना। ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो याद, मात्रक होता है वो देख लेना, किलो कैलोरी मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, ये मान लीजिए किलो कैलोरी मिलीलीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको बता दूं, किलो कैलोरी मिलीलीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। ऊर्जा मीटर तो होगा, मीटर तो लंबाई का होता है ना, मिलीग्राम भी हो सकता है, मिलीलीटर होना चाहिए, किलो कैलोरी मिलीलीटर। तो इसको मैं देख के बता दूं आपको क्या इसकी फुल फॉर्म व्यक्त किया जाता है। मतलब जो प्राथमिक उत्पादकता होती है ना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको जी माइनस स्क्वायर, ठीक है, यानी कि भार और ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। बायोमास उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं, यानी कि इस कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की जो क्रिया है या निर्माण की जो उत्पादन, कितना उत्पादन हो रहा है कार्बनिक पदार्थ का जो उत्पादन है ना, इसे ही हम उत्पादकता कह देते हैं। कार्बनिक पदार्थ या बायोमास की जो उत्पादकता की दर होती है ना, इसको उत्पादकता कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं G²2YR-1, ठीक है, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। या फिर ये फॉर्मूला सेम वही चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ईयर्स का रूप में लग गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका किलो कैलोरी -2YR-1 प्रति ईयर हो जाएगा, ये प्रति ईयर, प्रति साल में कितनी उत्पादकता होती है। ठीक है। वो ये सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इन दोनों के बारे में ही पढ़ना कि सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, जीपीपी ग्रोस प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये थोड़ा सा देखना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर क्या कहलाती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। जीपीपी की एक बड़ी मात्रा का उपयोग पौधों द्वारा शोषण में किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो ग्लूकोज वगैरह ये जो भी कार्बनिक पदार्थ बनाना, इसका उपयोग प्लांट जो होते हैं ये शोषण में कर लेते हैं। ठीक है। जो कैंसिल हुआ था एग्जाम 2015 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दूसरा जो एनपीपी होती है वो क्या होती है, उसको देख लेते हैं। देखिए शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये हेटरोट्रोप्स यानी कि शाकाहारी या जो अपघटक होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यह हेटरोट्रोप्स के उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास होता है, यानी कि हेटरोट्रोप्स या शाकाहारी के अंदर हिरण, गाय, भैंस ये सभी आ जाती हैं। तो ये जो घास होता है ना, उस घास बोल सकते हैं या प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, ये कितना उपलब्ध होता है उनके लिए, वो क्या कहलाता है, आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है। ये AIPMT 2010 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NPP GPP -R, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। R का मतलब होता है रेस्पायरेशन लॉसेस, मतलब इन प्लांट्स में या एनिमल्स में रेस्पायरेशन के अंदर कितना लॉस होता है उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी का, तो वो लॉस घटाने के बाद जो बचता है वो कहलाता है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सीधा याद रख लीजिए कि हमें जो टोटल उत्पादकता प्राप्त होती है, टोटल कितनी है, जीपीपी, ठीक है, जीपीपी। अब जीपीपी हमें टोटल एनर्जी प्राप्त हो गई, मतलब 100, ठीक है। अब हमने क्या किया, शोषण में 50 यूज कर लिया, शोषण में 50 नहीं 80 यूज कर लिया, शोषण में 80 यूज कर लिया, तो इसमें से जीपी में से 80 जो यूज किया ना, वो रेस्पायरेटरी लॉस कहलाता है, RL, ठीक है।
RL, ये इसमें घटा देंगे तो आपका टोटल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच जाएगी। तो ये कितना बच गया पीछे, 20 बच गया। तो इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं और ये इसकी प्रोसेस होती है, याद रख लेना, क्योंकि 2010 में पूछा गया और 2020 में भी आया ये क्वेश्चन। जीपीपी हमेशा एनपीपी से अधिक होता है, तो ये यहाँ पे पता चल गया, क्योंकि घटाने के बाद प्राप्त होता है हमें। तो जीपीपी हमेशा क्या होता है, जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये हमेशा एनपीपी से अधिक होता है। उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। यानी उपभोक्ता, सबसे पहले प्रोड्यूसर आए, प्रोड्यूसर ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उत्पादन किया उसको हमने क्या कहा, जीपीपी कहा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इन प्रोड्यूसर्स को क्या करते हैं, ये उपभोक्ता खाते हैं। तो ये उपभोक्ता क्या करते हैं, नए कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे ना, तो उनके निर्माण की दर द्वितीयक उत्पादकता कहलाएगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, आगे हम दूसरी जो प्रोसेस आती है वो है डीकंपोजिशन, अपघटनीकरण। अपघटनीकरण क्या होता है, देखिए यह अपघटक द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को CO2, पानी और पोषक तत्व जैसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कई दिनों तक पड़ा रहा, फिर क्या होगा, इसमें सीलन आ गई। सीलन आने से यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह फंजाई है ये पैदा हो गई। ये धीरे धीरे क्या करते हैं, उस लकड़ी को मतलब गलाना शुरू कर देते हैं और ऐसी स्थिति बन जाती है। गलने के बाद यहाँ पर और बड़े पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक है, इससे थोड़े बड़े पेड़ पौधे आ जाते हैं और वो धीरे धीरे यहाँ पर उगना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जटिल जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको छोटे जो कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। जैसे CO2 है, पानी है, पोषक तत्व है, इनमें तोड़ देते हैं अपघटक जो होते हैं, और यही अपघटनीकरण कहलाता है या डिकम्पोजिशन कहलाता है। ये काफी हद तक ऑक्सीजन की आवश्यकता वाली प्रक्रिया, मतलब इनमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। अपघटन के लिए कच्चे माल को अपरद कहा जाता है। अपरद किसे कहते हैं, जो भी कचरा होता है ना, ऐसा मान लीजिए पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, लकड़ी के जो ठूठे होते हैं वो हो गई, मतलब जो भी कचरा बचता है पेड़ पौधों का है या फिर कह सकते हैं किसी जीव का है, मृत जीव का है, ये सभी जो कचरा बचता है ना वो अपरद कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। तो कच्चा माल यहाँ पर अपरद होता है अपघटन के लिए। जैसे मृत पौधे के अवशेष, मृत पौधे के अवशेष क्या हो सकते हैं, पत्ते, छाल, फूल, ये सभी हो सकते हैं, तना हो सकता है। जानवरों के मृत अवशेष, कोई भी जीव मर गया उसके मृत अवशेष हैं, मल वगैरह हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये अपरद कहलाते हैं और ये कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं और इन पर ये अपघटक कार्य करके इनसे जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये कोई पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ से पत्तियां नीचे गिरी, ये पत्तियां हो गई लीफ फॉल्स ग्राउंड। ये पत्तियां क्या हो गई, नीचे गिरने के बाद कुछ समय, बहुत ज्यादा समय तक पड़ी रही, फिर इसमें क्या हुआ, ये इंसेक्ट आ गई और ये इसको नष्ट कर देते। ठीक है, नष्ट करने के बाद यहाँ पर ये कचरा पैदा हो गया जिसे हम क्या बोलते हैं, अपरद बोल देते हैं। इस अपरद में यहाँ पर देखिए ये डीकम्पोजर्स उत्पन्न होते हैं, डीकम्पोजर्स। ठीक है, और ये डीकम्पोजर्स उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर और भी छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया, देखिए अर्थवॉर्म है, बैक्टीरिया है, ये सभी जो दिमक वगैरह है, ये सभी इनका क्या कर देते हैं, डीकम्पोजिशन कर देते हैं और डीकम्पोजिशन करके इसे ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल करते हैं। यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ है ना वो यहाँ पर मिल जाते हैं, ये प्लांट्स के द्वारा दोबारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। 3-4 कंडीशन बनती है। पहले तो यहाँ पर पत्तियां गिरी, पत्तियां गिरने के बाद ये प्लांट जो छोटे कीड़े होते हैं ना, ये कीड़े सीधे क्या करते हैं, इसको इसमें बदल देते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में। और यहाँ पर ये कई कीट ऐसे होते हैं जो वायु के अंदर CO2 का या किसी अन्य पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, जो CO2 निकलती है या H2 है वो वाष्प के रूप में निकल जाता है। कई कंडीशन ये होती है यहाँ पर लीचिंग, यानी कि अपघटन किया जाता है, इसका निक्षालन बोल देते हैं उसे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फंजाई वगैरह होती है ना, ये इनका डीकम्पोजिशन करती है, ये पार्शियल डीकम्पोजिशन करती है। इसके बाद में करने के बाद जो पीछे मटेरियल बन रहा बचा जिसे अपरद कह देते हैं, उस पर और बैक्टीरिया काम करते हैं, ये इसको ऑर्गेनिक मैटर में बदल देते हैं जो मिट्टी में चला जाता है। मिट्टी से ये प्लांट्स वापस ग्रहण कर लेते हैं और ये एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। आगे देखिए अपघटनीकरण की चरण कौन कौन से, अलग अलग चरण होते हैं। विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन है, निक्षालन है, लीचिंग बोल देते हैं निक्षालन को, अपचय है, केटाबोलिज्म। तो पहले हम बात कर लेते हैं विखंडन की, फ्रेगमेंटेशन की। तो ये डेट्रीवोरस जैसे कि केंचुआ है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये इनके द्वारा डेट्रस या अपरद बोल देते हैं इसे, अपरद, ये हिंदी में अपरद बोलते हैं। ठीक है,
कि को छोटे कणों में तोड़ना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। तो जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं या बड़े बड़े जो मृत कार्बनिक पदार्थ हमें मृत जो डेड बॉडीज मान लीजिए, या किसी जीव की मृत्यु होने के बाद जो हमें उसका मृत शरीर के जो अपशिष्ट मिलते हैं वो मान लीजिए, तो इन सभी को केंचुए हैं, बैक्टीरिया, इनके द्वारा छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है, ये विखंडन कहलाता है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर आता निक्षालन। निक्षालन का मतलब क्या होता है कि पानी में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी के क्षितिज में चले जाते हैं और अनु उपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इनको छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद क्या होता है कि कुछ जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, पोषक तत्व ये क्या करते हैं, ये पानी में मिल जाते हैं, और पानी में मिलने के बाद या समुद्र वगैरह या किसी ऐसे जो पानी के स्रोत होते हैं वहां पर जाने के बाद उसके नीचे पेंदे में इकट्ठे हो जाते हैं, और उस पेंदे में इकट्ठे हो जाने के बाद क्या होता है, अक्षेपित हो जाते हैं। अक्षेपित होने से वो अन्य जीवों के लिए भी उपलब्ध हो जाते हैं, तो ये निक्षालन कहलाता है। अपचय कैटाबोलिज्म, जीवाणु, कवक, एंजाइमों द्वारा अपरद का सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकरण करते हैं। तो ये जो कवक है, जीवाणु है, ये सभी क्या करते हैं, एंजाइम होते हैं, इनके अंदर ये अपरद या जो कचरा होता है उसको जो सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल करके इसको अपघटन कर देते हैं, इन अपरद का या जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उनको। मान लीजिए यहाँ पर कोई पत्ती मिली है, ये कोई पत्ती है, तो इस पे बैक्टीरिया काम करने लगे, कवक मिल गए, ये सभी क्या करते हैं, इसके जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर इसका अपघटन करके जो सरल कार्बनिक पदार्थ है उनमें बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस हो गए अपघटनीकरण की, विखंडन, तोड़ना, बड़े बड़े जो कचरा होता है या बड़ा जो डेट्रिटस जो प्लांट या अपरद होता है ना, बड़े बड़े जो ढेर होते हैं कचरे के, पत्तियों वगैरह के, तो उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ना है। निक्षालन क्या होता है, उनसे जो पोषक तत्व निकलते हैं वो पानी में मिल जाके नीचे पेंदे में जमा हो जाते हैं। अपचय क्या होता है, कैटाबोलिज्म, इसमें जीवाणु, कवक ये एंजाइमों की सहायता से अपरद का सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। उपरोक्त तीनों प्रक्रिया एक साथ घटित होती है। नीचे जो तीनों प्रक्रिया पड़ी ना, ये तीनों एक साथ घटित होती है, एक साथ ही होती है सभी। अब 2 प्रोसेस और आ जाती है, एक तो ह्यूमिफिकेशन हो जाता है, एक खनिजीकरण होता है। आपने देखा होगा घरों से जो कचरा वगैरह लेकर के आते हैं, गोबर वगैरह, गाय भैंस का, ये हम कुल्डी बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, एक जगह डालते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने पर देखते हैं कि उसमें से एक अलग ही प्रकार की हमें बदबू आ जाती है, उनमें एक सीलन आ जाती है, नमी आ जाती है। उस नमी वाली मिट्टी या उस नमी वाले कचरे को हम क्या कह देते हैं, ह्यूमस कह देते हैं, और उसका बनना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। मिट्टी में ह्यूमस यानी कि गहरा अनाकार पदार्थ का संचय होता है। मिट्टी में ह्यूमस का संचय होता है। ह्यूमस सूक्ष्म जीव की क्रिया के प्रति प्रतिरोधी है और इसलिए बहुत धीरे धीरे विघटित होता है। आप देखते हैं खाद में एक हार्ड पदार्थ सा बन जाता है और उसका विघटन है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है ह्यूमस पैदा होने के बाद। प्रकृति में कोलाइडल होने के कारण यह पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करता है। आप सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, जो कचरा वगैरह या फिर जो गोबर है, इसके अलावा घरों का जो भी मिलता है वो हम कुंडी में डालते हैं और उसको क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं खाद के रूप में। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो पोषक तत्वों का भंडार होता है। इस कारण से ये ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। खनिजीकरण, यह कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस के क्षरण के कारण अकार्बनिक पोषक तत्वों की रिलीज करना है। मतलब जो ह्यूमस मिली है ना, जो ह्यूमस वाला जो मिट्टी मिली है उसको कुछ पदार्थों या सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, क्षरण कर दिया जाता है, अपघटन कर दिया जाता है, जिससे अकार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक पोषक तत्व है वो वहां से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी खनिजीकरण और ह्यूमिफिकेशन। अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? पहला है देखिए जलवायु संबंधी कारक, क्लाइमेटिक रिलेटेड फैक्टर। तापमान और मिट्टी की नमी, तापमान है जो कि एक जलवायु कारक है और मिट्टी की जो नमी होती है ना, ये भी एक जलवायु कारक है जो अपघटन को प्रभावित करता है। गर्म और नम वातावरण विघटन को बढ़ावा देते हैं। अगर वातावरण गर्म है और नम है तो क्या करते हैं, ये अपघटन या विघटन को बढ़ावा देते हैं। कम तापमान और अवायवीयता अपघटन को रोकते हैं। कम तापमान है और वायु प्रवाहित नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसका अपघटन नहीं होगा या धीरे धीरे होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा। कार्बनिक पदार्थ बन जाएंगे जिससे उसका अपघटन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा आता है अपरद की रासायनिक संरचना कैसी है। जो अपरद, जो डेट्रिटस या अपरद जो मिले हमें मिला है, जो कचरा हमें मिला है, उसकी रासायनिक संरचना कैसी है।
लिग्निन और काइटिन से भरपूर अपरद में अपघटन दर धीमी होती है। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल में पाया जाता है। काइटिन है वो ये फंगस होते हैं ना, फंजाई, उनके सेल वॉल में पाया जाता है। तो लिग्निन या काइटिन से भरपूर जो भी कचरा या अपरद होता है उसका विघटन बहुत ही धीमी गति से होता है। अगर जल्दी करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो कचरा होता है उसमें नाइट्रोजन है, शर्करा है, जैसे जो पानी में घुलनशील पदार्थ होते हैं ना, ये पदार्थ अगर प्रचुर मात्रा में है उस अपरद के अंदर तो उनका विघटन बहुत ही तेजी से होगा। और ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट। अब एनर्जी का फ्लो, तीसरी जो आती है कंडीशन वो है एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह है। तो सूर्य सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। गहरे समुद्र के जो हाइड्रोथर्मल पारिस्थितिकी है ना, जो समुद्र के लगभग 2000-3000 की गहराई के अंदर, मीटर की गहराई की बात करें तो वहां को छोड़ करके जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र उन सभी में ऊर्जा एकमात्र स्रोत होता है, ऊर्जा का सूर्य। ठीक है। कुछ आपतित सौर विकिरण में से 50% से कम प्रकाश संश्लेषण के रूप में सक्रिय विकिरण होते हैं। जो टोटल 100% ऊर्जा आती है ना, जो आपतित सौर विकिरण, उनमें से 50% ऊर्जा ऐसी होती है, या सौर विकिरण कह सकते हैं, या जो सौर विकिरण है उनमें से 50% ही प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होती है, 50% से भी कम, और उसको हम सक्रिय विकिरण कह देते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। पौधे और प्रकाश संश्लेषक और रसायन संश्लेषक जो बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रोप्स कह देते हैं, ये भोजन बनाने के लिए सौर विकिरण ऊर्जा को स्थिर करते हैं। यानी कि ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, रसायन संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, भोजन बनाने के लिए सौर विकिरण को या सौर ऊर्जा को ट्रैप करते हैं, उसका स्थिरीकरण करते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा है। पौधे PAR मतलब फोटो एक्टिव रेडिएशन होता है। तो पौधे जो होते हैं ये PAR का केवल 2 से 10% ही ग्रहण करते हैं। मतलब टोटल जो यहाँ पर PAR कितना बताया, 50% बताया है, तो इसका 2 से 10% ही प्लांट क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और यह ऊर्जा संपूर्ण जीव जगत में कायम रहती है। और यही 2 से 10% ऊर्जा आगे आने वाली जो जैसे प्लांट्स है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद में कंज्यूमर्स है, तो ऐसे होती हुई ये आगे पूरी जीव जगत में फैली रहती है, कायम रहती है। पारिस्थितिकी तंत्र उष्मा गति के दूसरे नियम का पालन करता है। उन्हें अणुओं को संश्लेषित करने के लिए ऊर्जा निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी नए जो हम अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का संश्लेषण करते हैं, तो उनके लिए निरंतर उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये एंट्रोपी का प्रतिकार करने में मदद करता है। एंट्रोपी प्रतिकार मतलब ऊष्मा रिलीज होती है ना, उसके प्रतिकार करने में मदद करता है। तो ये लाइन थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, उनसे ऊष्मा गति के दूसरे नियम का पालन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशात्मक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो वो हमेशा एक दिशात्मक होता है, एक ही दिशा में होगा, प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर्स के होते हुए डिकम्पोजर्स तक। प्रोड्यूसर की बात कर लेते हैं, ऑटोट्रोप्स या इन्हें उत्पादक या समपोषी कह देते हैं। ठीक है। ऐसे जीव जो अपना भोजन समय संश्लेषित करते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक शाकाहारी और लकड़ी वाले पौधे होते हैं। लकड़ी वाले या जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, शाक बोल देते हैं उन्हें हम, वो होते हैं उत्पादक के रूप में। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल और उच्च पौधे होते हैं। तो दोनों में याद रख लेने हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो घास और लकड़ी वाले पादप, और जलीय के अंदर प्राथमिक फाइटोप्लैंक्टन्स और शैवाल और उच्च पौधे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्लांट, ये छोटे प्लांट भी हैं और ये बड़े प्लांट भी हैं। ये क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करके खुद अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये मटेरियल भी दिखाया गया। उत्पादक द्वारा फंसी ऊर्जा या तो उपभोक्ता को दे दी जाती है या जीव मर जाता है। कहने का मतलब कोई भी जो उत्पादक होता, प्रोड्यूसर होता है, इसको कोई गाय, भैंस, बकरी, हिरण वो खा लेती है, तो ऊर्जा उस उपभोक्ता में चली जाती है। या फिर ये जब नष्ट होता है या मृत हो जाता है तो उसके बाद में डीकम्पोजर्स इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपका उत्पादक, ऑटोट्रोप्स। अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रोप्स, विषमपोषी। उपभोक्ता या विषमपोषी कह देते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली क्या होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं।
इसमें सम्मिलित होते हैं, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता आता है जो कि शाकाहारी होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक मांसाहारी, फिर तृतीयक उपभोक्ता या द्वितीयक मांसाहारी। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कौन होता है, तो वे जो पौधे खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, वो क्या आ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी हो जाएंगे, जैसे कि कीट या कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, मोलस्क इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हिरण और ग्रास ऊपर जो होता है ना कीड़ा, इन दोनों का एग्जाम्पल दे रखा, तो ये कैसे होती हैं, ये आपकी हो जाएंगी शाकाहारी हो जाएंगी, या फिर हम वैसे लिख देते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। हिरण और यहाँ पर जो ग्रास ऊपर होता है वो दिखाया मैंने। अब आता द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक मांसाहारी कह देते हैं। ये शाकाहारी को भोजन के रूप में खाते हैं, जो घास फूस को खाते हैं ना वो शाकाहारी हो गए। इन शाकाहारी को क्या करते हैं, जैसे ये दोनों हैं, इनको क्या करेंगे, ये खा लेंगे। जैसे आपने देखा हिरण को ये भेड़िया खा सकता है, और ग्रास ऊपर होते हैं, इनको मेंढक खा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, मेंढक, लोमड़ी, आदमी, ये सभी क्या होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं या शाकाहारी को खाते हैं, वो आ जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक मांसाहारी। अब तृतीयक उपभोक्ता या द्वितीयक मांसाहारी बोल सकते हैं इन्हें। ये क्या करते हैं, प्राथमिक मांसाहारी और शाकाहारी का भोजन करते हैं। इनको भी खा सकते हैं, जो शाकाहारी होते हैं उनको भी, और ये प्राथमिक मांसाहारी जो होते हैं इनको भी खा सकते हैं। कहने का मतलब ये जो होते हैं ना, ये इन टिड्डे को भी खा सकते हैं, शेर और चित्ता के एग्जाम्पल दिए हैं, और साथ में ये इनको भी खा सकते हैं, ठीक है। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को, और ये जो मांसाहारी होते हैं प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ता, इनको भी खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाघ, शेर, बाज, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया, अच्छे से समझ लेना, इन चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने इन डायग्राम को यहाँ पर ऐड किया। विभिन्न जीवों के बीच भोजन संबंध की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है। तो ये देखिए खाद्य श्रृंखला बन गई। यहाँ पर मैं प्लांट्स और बना देता हूँ। इन प्लांट्स को इन हिरण या ग्रास ऊपर ने ईट किया, और इसके बाद में इनको इन्होंने खा लिया, इनको इन्होंने खा लिया, तो ये खाद्य श्रृंखला बन गई। यहाँ से यहाँ तक एक श्रृंखला के रूप में हो गया ना, तो ये खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और ये दो प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी है। पहली जो आती है वो है ग्रेजिंग फूड चेन, GFC, ग्रेजिंग फूड चेन, या इसे चारण खाद्य श्रृंखला भी कह देते हैं। और दूसरी होती है अप्रद खाद्य श्रृंखला, ठीक है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर ग्रेजिंग या चारण खाद्य श्रृंखला देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है, एक श्रृंखला के रूप में भोजन का ग्रहण करना, सीधा यही है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जीवित पौधों यानी कि उत्पादक पर भोजन करता है। उत्पादक जो होते हैं ना, उनको प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे यहाँ पर ग्रास है, ग्रास मतलब घास जो है, इस घास को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कह देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा घास, ठीक है। साथ में स्ट्रक्चर के रूप में भी समझाता हो चलूंगा। इस घास को खा लिया बकरी ने, ठीक है, यहाँ पर इस घास को इस बकरी ने खा लिया, ठीक है। और इसे हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कह देते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। अब ये जो बकरी होती है इसको मैन मतलब आदमी ने खा लिया। यहाँ पर देखिए इस बकरी को किसने खा लिया, आदमी ने खा लिया, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया, जो मैन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक श्रृंखला बन गई ना, तो इसको हम चारण खाद्य श्रृंखला कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चराई से शुरू होती है, ठीक है। अब दूसरी आती है अप्रद खाद्य श्रृंखला। अप्रद मतलब अपशिष्ट पदार्थों से शुरू होती है ये। देखिए अप्रद खाद्य श्रृंखला, इसे DFC कह देते हैं, और डेट्रिटस फूड चेन भी कहा जाता है इसे। देखिए इसकी शुरुआत जो होती है मर्त कार्बनिक पदार्थों से होती है, या कोई पादप मर गया, या फिर कह सकते हैं कोई जीव मर गया, तो इनके मरने के बाद में जो ये जो इसका मटेरियल बचता ना, जो अपरद बचता है, इन दोनों के मर्त शरीर बचते हैं, इनसे इनकी शुरुआत होती है। तो यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता मर्त कार्बनिक पदार्थ पर भोजन करता है। मर्त कार्बनिक पदार्थ जिसे हम अपरद कहते हैं, इसी पे भोजन के रूप में निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, डेड लीव्स जो होती है, पत्तियां हैं, मर्त पत्तियां यहाँ पे पड़ी हैं, इनको कौन खाता है, ये वुड लाउज जो लकड़ी वगैरह खाने वाला होता है, जैसे दिमक वगैरह होती है, उसी प्रकार से। तो ये क्या करती हैं, इसको खा लेती हैं। अब ये जो होता है इसको इस ब्लैक बर्ड्स, आपने देखा होगा इस चिड़िया जैसी होती है ये ब्लैक बर्ड्स, ये क्या करती है, इसको खा लेती है। तो ये एक श्रृंखला बन जाती है, और ये अप्रद खाद्य श्रृंखला होती है। तो डेट्रिटस, कवक और बैक्टीरिया जैसे अपघटक जो होते हैं, सेप्टोफाइट्स जो होती हैं, इनसे बना होता है। ये भोजन पाचक एंजाइमों का क्या करते हैं, पाचक एंजाइमों का स्राव करते हैं, जो अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जो उनके द्वारा अवशोषित होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपरद खाद्य श्रृंखला होती है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, इसको आप अच्छे से समझ लेना, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कि शुरुआत क्या होती है, मर्द कार्बनिक पदार्थों से होती है। मर्द कार्बनिक पदार्थों को कौन
वुड लाउज, बैक्टीरिया है, कवक है, ये ग्रहण करते हैं। अब इनको क्या करते हैं, जो ब्लैक बर्ड पक्षी, जो कीटों को खाने वाले पक्षियां हैं, वो इनको ग्रहण कर लेती हैं और ये एक श्रृंखला बनता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन, ऊर्जा प्रवाह के लिए प्रमुख माध्यम होती है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन की तुलना में डीएफसी, डेट्रिटस यानी कि अप्रद खाद्य श्रृंखला के माध्यम से बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित होती है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीएफसी की तुलना में डीएफसी में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डीएफसी या अप्रद खाद्य श्रृंखला कुछ स्तरों पर जीएफसी से जोड़ा जाता है, मतलब आपस में इनको जोड़ सकते हैं कुछ स्थानों पर, ठीक है ना, कुछ स्थानों पर इनको जोड़ा जा सकता है। डीएफसी के कुछ जीव जीएफसी जीव के शिकार हो जाते हैं, मतलब डीएफसी के जैसे एग्जांपल दिया था ना अभी मैंने इसका, ये मान लीजिए इसका एग्जांपल दिया, अगर ये किसी ऐसे जानवर मांसाहारी जीव के हत्थे चढ़ गया, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, तो ये क्या करेगा, कुत्ता बिल्ली इसको खा लेगा, तो ये क्या किससे जुड़ गई, आपकी ग्रेजिंग जो फूड चेन होती है उससे साथ में जुड़ गई। तो ये यहाँ पे कहा गया कि डीएफसी के कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ग्रेजिंग फूड चेन या चारण खाद्य श्रृंखला के जीव के शिकार हो जाते हैं, जैसे कुछ जीव तिलचट्टे, कौवे आदि सर्वाहारी होते हैं, ये इन सभी को खा देते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के ऐसे अंतर संबंध एक खाद्य जाल बनाते हैं, ये आपस में मिलकर के क्या करते हैं, खाद्य जाल का निर्माण कर लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीवों के एक विशिष्ट स्थान को उनका पोष स्तर कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला बन गई, अब इसका एक अलग स्थान है, इसका एक अलग स्थान है और इसका एक अलग स्थान है, तो ये जो अलग अलग विशिष्ट स्थान होते हैं ना, इनको कहा जाता है पोषी स्तर कहा जाता है, ट्रॉफिक लेवल कह देते हैं इसे, ठीक है। तो इनके बारे में और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ट्रॉफिक लेवल या पोषक स्तर। देखिए सबसे पहले हम बात करें जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है जिसमें प्लांट्स को शामिल किया जाता है, उन्हें हम प्रोड्यूसर कह देते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये प्रोड्यूसर हो गए, क्रॉप प्लांट, ट्रीज, ग्रास, फ्लोरिंग प्लांट, ये सभी आ गए, ठीक है। इसके बाद में इसमें देखिए जलीय बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन, ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ग्रासेज, ये सभी चीजें मैंने 3 एग्जांपल साथ में यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अब जो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें हर्बीवोरस आ जाते हैं, जो इनको खाते हैं, घास फूस जो खाते हैं ना, इनमें आ जाएंगे, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स कह देते हैं, जिसमें ग्रास ओपर्स है, बी है, आंट है, बटरफ्लाई है, ये सभी जो घास को खाती है, पेड़ पौधों को खाते हैं, वो सभी हर्बीवोरस इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि जूप्लैंक्टन, लोकस्ट, काउट। अब इसके बाद में थर्ड ट्रॉफिक लेवल आता है जिसमें कॉर्निवोरस आते हैं, मांसाहारी जीव आ जाते हैं, जिसमें बर्ड्स है, वोल्फ है, स्मॉल फिशेज हो गए, देखिए यहाँ पर रेट्स है, सेप्रो चिड़िया है, फ्रॉग है, ये इसके अंदर आ जाएंगे, जो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ये कौन सा हो गया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया। इसके बाद में देखिए टॉप कंज्यूमर्स आ जाते हैं, टॉप कंज्यूमर्स जिन्हें हम टर्सरी कंज्यूमर्स कह देते हैं, जिसमें मैन, टाइगर, लोइन ये आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर स्नेक, ओवल दिखाया गया है टर्सरी कंज्यूमर्स में, तो इनको ये खा सकते हैं। अब यहाँ पर फोर्थ जो क्वाड्री जो कंज्यूमर्स होता है वो दिखाई नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए इस चित्र में ऐड किया गया है, जो बाज होता है ना, ये बाज स्नेक को खा सकता है, ओवल को खा सकता है, तो जो बाज होता है ये क्वाड्री कंज्यूमर्स में, या ये क्वाड्री कौन सा हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। फोर्थ है तो फिफ्थ हो जाएगा, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ये होते हैं पोषक स्तर। और इस पोषक स्तर में याद रख लेना, हमेशा नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो बायोमास तो डिक्रीज होता है, और साथ में एनर्जी भी ऊपर की ओर जाएंगे तो डिक्रीज होती चली जाती है। सबसे ज्यादा एनर्जी इनके पास होती है, सबसे कम इसको प्राप्त होती है, ठीक। ओके, आगे चलते। कर्मिक पोषक स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा कम होती है, कर्मिक पोषक स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा कम होती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा की मात्रा कम होती चली जाती है। जब कोई जीव मर जाता है तो वह मर्त बायोमास यानी कि अप्रद बन जाता है, ये हम बात कर चुके हैं पहले। यह अपघटक के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, जो अपघटक है ना, अप्रद खाद्य श्रृंखला, उसकी शुरुआत के लिए क्या हो जाता है, एक ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा के लिए निचले पोषी स्तर पर मौजूद जीवों पर निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात की थी, देखिए प्रोड्यूसर होता है जो घास वगैरह है, वो उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंड करता है, प्राइमरी कंज्यूमर पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड करता है। तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे ना, तो जो उपला स्तर होता है वो निचले स्तर पर क्या करता है, भोजन के लिए निर्भर करता है। प्रत्येक पोषी स्तर में एक विशेष समय में जीवित सामग्री एक निश्चित द्रव्यमान होता है। प्रत्येक पोषक स्तर में बात करें तो जो उसका जो लिविंग मटेरियल होता है ना, उसमें एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जैसे खड़ी फसल कह देते हैं इसे बायोमास, जीवित जीवों का जो द्रव्यमान होता है उसको बायोमास या एक इकाई क्षेत्र में जीवित जीवों की संख्या के रूप में मापा जा सकता है,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखिए, किसी प्रजाति के बायोमास को ताजा या सूखे वजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी प्रजाति उसका जो बायोमास द्रव्यमान होता है उसको ताजा या सूखे वजन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह इसकी यह अधिक सटीक माप होती है, सही माप कर सकते हैं इसे। जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन, चारण खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या प्रतिबंधित होती है क्योंकि यह 10% नियम का पालन करती है। निचले पोषी स्तर से प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये चीज आप समझना है। जैसे यहाँ पर आपका जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाना है तो यहाँ पर मान 90% ऊर्जा का लॉस हो जाता है, केवल 10% ऊर्जा ही इस प्राइमरी कंज्यूमर्स को प्राप्त होती है। आगे इसका डायग्राम भी ऐड किया मैंने, उसके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करें। देखिए ये डायग्राम को समझना है एक बार। यहाँ पर जो प्राइमरी ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स स्टार्ट, ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो, इनको सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है ना, सूर्य कहाँ बनाए, कहाँ, यहाँ बना देते हैं, ये सूर्य, इस सूर्य से इनको ऊर्जा मिली है, तो टोटल इनको 100% ऊर्जा मिली है, ठीक है। अब ये 100% जो ऊर्जा ना, इस 100% का इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को केवल 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है, मतलब 10% इसको प्राप्त हो गई, और यहाँ से 90% जो ऊर्जा होती है वो हीट के रूप में लॉस हो जाती है, हीट के रूप में लॉस हो जाती है। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स ग्रहण करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो इस 10% का 10% जो हम निकालेंगे, 10% का अगर हम 10% निकालते हैं तो 1% ऊर्जा बचती है, ठीक है, 1%। ये जो 1% ऊर्जा ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को प्राप्त होती है, और यहाँ पर लगभग इसके 10% का जो 90% ऊर्जा है वो हीट के रूप में लॉस हो जाती है। अब इस 1% का हम वापस 10% निकालते हैं, तो 1/10 गुना 100, एक बिंदु से, नहीं गलत कर दिया मैंने, ये ऐसे होगा 10/1 गुना, हाँ ऐसे गुना 1 या 10 कर सकते हैं। तो एक बिंदु से 1 कट गया, तो 1 में 10 का भाग देंगे ना तो 0.10 आ जाएगा या 0.1 आ जाएगा। तो 0.1% ऊर्जा टर्सरी कंज्यूमर्स को प्राप्त होती है, और यहाँ पर ये 90% ऊर्जा वो लॉस हो जाती है। तो ये 10% का रूल लागू होता है, आगे वाले जो स्तर होता है उसको 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। अब इनके पास जाएंगे तो इनके पास भी यही रूल लागू होगा, जो यहाँ पे ऊर्जा थी वो इनको प्राप्त हो जाती है, जो डीकंपोजर्स होते हैं वो। तो अब देखिए किस प्रकार से समझें इसको, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो क्लास ले रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरी चीजें समझा सकूं। अब वो चीज तो है नहीं कि यहाँ पर मैं कंप्लीट बड़ा डिजिटल बोर्ड ले आऊं और उस डिजिटल बोर्ड से समझा दूं, क्योंकि फिलहाल मेरी वो स्थिति भी नहीं है। और जैसे जैसे आप लोगों का अगर साथ रहा तो वो स्थिति भी आ जाएगी, और उसमें शायद थोड़ी बहुत कमियां है हमारे पढ़ाने में, तो वो कमियां भी हम दूर कर पाए। अब देखिए यहाँ पर हम 1000 कैलोरी ऊर्जा लेकर के चल रहे हैं, 100% 1000। अब क्या करते हैं, इसका 10% निकालते हैं, 1000 का 10% निकालेंगे, इसमें 100 का भाग दे देंगे, इनको 100 कर, 1 मिनट, 10% निकालना है, 10% निकालेंगे, ऐसे थोड़ी निकलेगा 10%, 10/100, 1500, 2 बिंदु से 2 बिंदु, ऐसे कैसे हो गया, मैं गलत कर रहा हूँ क्या? एक मिनट रुकना, कोशिश कैसे से ऐसे होगा सफेद, हाँ 10% होगा ना, सॉरी गुना 1000 यहाँ पे आए, ठीक है। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, पीछे कितना बच गया, 100 बच गया। तो यहाँ पे 1000 था ना, तो यहाँ पर इसको कितनी होगी, 1000 कैलोरी, इसको 100 कैलोरी, इसको 1000 कैलोरी, इसको 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब 900 कैलोरी ऊर्जा का यहाँ पर लॉस हो जाता है, 900 कैलोरी, ठीक है। अब जो ये 100 बची ना, इस 100 का हम क्या करते हैं, 10% निकाल लेते हैं। 100 का 10% निकालो, अभी निकाला भी था हमने, 10/100 गुना 100, 100 से 100 कट गया, पीछे कितना बच गया, 10 बच गया। इसको 100 मिली थी, लेकिन जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास ये जाएगी तो इसको 10 कैलोरी ही ऊर्जा प्राप्त होगी, मतलब यहाँ पर 90 कैलोरी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब और 10% का निकाल लो, ये 10 है और 10 का हम 100% निकालते हैं, इसका 10 का, ये बिंदी से बिंदी और ये बिंदी से बिंदी, मतलब 1% बच गया। तो आगे जो टर्सरी कंज्यूमर्स होता है, यहाँ पर प्राइमरी से इसको 100 मिला, इसको 10 मिला, और इसको कितना मिलेगा फिर
ये 1 बच गया, तो 1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी टर्सरी कंज्यूमर्स को। तो कितनी लॉस हो जाती है यहाँ पर, तो 9 कैलोरी ऊर्जा का यहाँ पे लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना है। सबसे पहले देखिए 1000 कैलोरी ऊर्जा, ये नियम समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% 1000 कैलोरी। अब इसका 10% निकालेंगे तो 100 कैलोरी इसको प्राप्त होगी, पीछे बच्ची कितनी 900, तो 900 कैलोरी इसकी ऊर्जा लॉस हो गई। अब जो 100 कैलोरी थी ना, इसका हम 10% निकालेंगे, कितनी है 10 आ गई, तो 10 कैलोरी ऊर्जा सेकेंडरी कंज्यूमर्स को प्राप्त होती है, 90 कैलोरी ऊर्जा लॉस हो गई। अब इसका 10% निकालेंगे तो 1 कैलोरी बचती है, 1 कैलोरी इसको प्राप्त होती है, मतलब 9 कैलोरी लॉस यहाँ पे हो जाती है। तो ये रूल इस प्रकार से 10% का लागू होता है। समय जरूर लगा रहा हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि पूरा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं। खाद्य श्रृंखला को पिरामिड के रूप में दर्शाने को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। जो खाद्य श्रृंखला उसको पिरामिड के रूप में दर्शाएंगे इस प्रकार से, तो वो क्या हो जाएगी, पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाते हैं। पिरामिड का आधार उत्पादकों, मतलब नीचे नीचे उत्पादक होते हैं, जिसे हम प्रथम पोषी स्तर कह देते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। शीर्ष जो होता है ये शीर्ष स्तर को उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संख्या का पिरामिड होता है, एक बायोमास का पिरामिड होता है, एक ऊर्जा का पिरामिड होता है। ठीक है, इन तीनों की एक एक करके हम बात करते हैं। पहला आता है संख्या का पिरामिड। देखिए संख्या के पिरामिड में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, घास फूस की हम बात करते हैं, घास की या प्रोड्यूसर्स की, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा, मान लीजिए इतनी संख्या होती है इसकी, तो इसकी देखिए नीचे इस प्रकार बना देंगे। अब जब हम प्राइमरी कंज्यूमर्स पर जाएंगे तो इनकी संख्या इन से कम हो गई, तो ये इतना बना देंगे। और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे जाते हैं तो इनकी संख्या इन से और कम हो गई, तो ये हो गई। और टर्सरी कंज्यूमर्स में इतनी संख्या बच गई, मतलब 3 बच गई। तो आप सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, जब इनको खाने वाले देखें तो ये इनसे कम हो जाएंगे। इनको जो प्राथमिक या शाकाहारी जो होती हैं, शाकाहारी को खाने वाले जो प्राथमिक मांसाहारी या जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये इनसे संख्या में कम होते हैं। फिर आगे जाएंगे जो टॉप लेवल के होते हैं, उनमें शेर, बाघ हैं या फिर बाज हैं, इनकी संख्या इनसे और कम होती है। तो ये इस प्रकार का एक क्या बन जाता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का संख्या का पिरामिड इस प्रकार का होता है। देख लेना अच्छे से, थोड़ा सा ज्यादा इसमें जोर देने की नहीं है, नॉर्मल समझने का है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूं। बायोमास का पिरामिड, ये भी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। उच्च पोषी स्तर पर बायोमास तीव्र कमी को दर्शाता है, मतलब सबसे ऊपर वाला जो होता है ना, इसमें बायोमास है वो बहुत ही कम होता है। देखिए पिरामिड हो बायोमास ग्रासलैंड का, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर इसका बायोमास है वो सबसे ज्यादा होता है। अब बात करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स का इससे कम होता जाता है। देखिए स्ट्रक्चर मैंने इसी प्रकार, ये बड़ी स्ट्रक्चर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे होती जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स है, इसका इससे छोटा आकार हो जाएगा, बायोमास हो जाएगा। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स का इससे छोटा, टर्सरी कंज्यूमर्स का इससे छोटा, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने दिखाई है। देखिए घास फूस कितना है, और फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, फिर इनको खाने वाले हो गई, जैसे खरगोश है, मेंढक है, ये सभी इनको खाने वाले सांप, और फिर बाज हो गया। बाज को बायोमास सबसे कम होता है इनकी तुलना में, और सबसे अधिक प्रोड्यूसर्स का होता है। देखिए ये चीज आपको ध्यान में रखें। अब देखिए यहाँ पर बायोमास का उल्टा पिरामिड भी देखने को मिलता है, और ये जो जलीय होता है ना, जलीय जो पिरामिड देखिए, जलीय इकोसिस्टम में, तो वो हमेशा बायोमास का पिरामिड उल्टा मिलता है। कैसे, देखिए फाइटोप्लैंक्टन की छोटी खड़ी फसल जू प्लैंक्टन्स की बड़ी खड़ी फसल का समर्थन करती है। तो ये अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, ये बहुत कम होते हैं, इनको जो ग्रहण करते हैं वो होते हैं आपके जू प्लैंक्टन्स, जो कि संख्या में कम होते हैं। ये जू प्लैंक्टन्स होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, लेकिन इनका बायोमास बहुत ही कम होता है। अब जब इनको खाते हैं छोटी मछलियां, छोटी मछली को बड़ी मछलियां खाते हैं, तो इन सभी की तुलना में करें तो इन बड़ी मछलियों का बायोमास बहुत ज्यादा होता है। इसका ज्यादा, फिर इससे कम इसका, इससे कम इसका, तो मतलब ये एक उल्टा पिरामिड बनता है। ये ध्यान में रखना। उल्टे पिरामिड के कुछ और उदाहरण है। देखिए उल्टे पिरामिड के, एक बड़े पेड़ पर भोजन कर रहे कीट, एक बड़ा पेड़ है, ये पेड़ है मान लीजिए, इसके ऊपर जो कीट भोजन कर रहा है, तो इसका पेड़ का बायोमास क्या है, पेड़ का बायोमास क्या है, ज्यादा है, और इसका बायोमास कम हो जाएगा। तो ये उल्टे पिरामिड के उदाहरण है, एक पेड़ पर भोजन कर रहे कीट का। समुद्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। समुद्र की हम बात करें, क्योंकि मछलियों का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से कहीं अधिक होता है, मछलियों का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से कहीं अधिक होता है। ये नीट 2019 में पूछा गया है, तो याद रख लेना। ये उल्टे पिरामिड वाले एग्जाम्पल अब पूछे जा सकते हैं। अब ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड हम सभी को पता है, ये 10 वाला नियम याद है आपको, उसी से समझ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10,000
जूल है वो एनर्जी है, फिर इसको 1000 प्राप्त होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स को, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को 100 जूल प्राप्त होती है, और फिर जो टर्सरी कंज्यूमर उसको 10 जूल प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा इसको है, तो ये एक सीधा पिरामिड बन जाएगा। तो ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड देखें तो प्राथमिक उत्पादक उन्हें उपलब्ध सूर्य के प्रकाश में केवल 1% ऊर्जा को एनपीपी में परिवर्तित करता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में बदलता है। ऊर्जा सामग्री बायोमास या संख्या की किसी भी गणना में उस पोषी स्तर के सभी जीवों को शामिल करना होगा। पोषी स्तर एक कार्यात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता, पोषी स्तर किसी प्रजाति का नहीं, ये प्रजाति का नहीं है, कोई भी यहाँ पर ये काम कर रहा ना तो ये पोषक स्तर है, इसकी जगह और भी होता है, ये प्रजाति को दर्शाता नहीं है। एक दी गई प्रजाति एक ही समय में एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर का सदस्य हो सकती है। यहाँ पर ये चूहा मान लीजिए तो ये इस पोषी स्तर का है, साथ में यहाँ पर कुछ और अन्य जीवों को भी खा लेता है तो ये उस पोषी स्तर का भी सदस्य हो सकता है, मतलब एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का स्तर सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे गोरिया प्राथमिक उपभोक्ता होती है जब वह बीज फल मटर खाती है, ठीक है। जब ये कीड़े मकोड़े खाता है तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है ना। तो वही चीज है, अगर कोई जीव अगर कीड़े मकोड़े खाता है तो वो द्वितीय उपभोक्ता है, अगर वही प्लांट को खा रहा है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता है। आगे देखिए, अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों में सभी पिरामिड सीधे होते हैं, यानी कि उत्पादक शाकाहारी की तुलना में संख्या और बायोमास में अधिक होते हैं, ठीक है। उत्पादक शाकाहारी की तुलना में संख्या और बायोमास में अधिक होते हैं, और शाकाहारी मांसाहारी की तुलना में संख्या और बायोमास में अधिक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इस प्रकार से होंगे, देखिए इनसे ये संख्या में अधिक होती हैं, इनसे ये संख्या में अधिक होते हैं, और इनसे ये संख्या में अधिक होते हैं, यही बात यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा निचले पोषी स्तर पर ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर से अधिक होती है। यहां से अगर हम बात करें और इस स्तर की तुलना करें तो यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा होगी और यहाँ पर ऊर्जा कम होगी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ये 1000 कैलोरी होती है और इसको 1% ऊर्जा ही प्राप्त होती है, 1 कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में प्रवाहित होती है तो प्रत्येक चरण पर कुछ ऊर्जा हमेशा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। तो अगर 100% है तो इसका 10% तो अगले को प्राप्त होता है और 90% लॉस हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्रों की सीमाएं क्या, ये देख लीजिए। देखिए, यह एक ही प्रजाति को 2 या 2 से अधिक पोषी स्तरों से संबंधित नहीं मानती है। ये पारिस्थितिकी पिरामिड की बात कर रही हैं। यह एक साधारण खाद्य श्रृंखला मानता है जो प्रकृति में लगभग कभी मौजूद नहीं होता। मतलब एक सीधी श्रृंखला का एग्जाम्पल देता है ये, जो कि प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो ये खाद्य जाल को समायोजित नहीं करता है। मतलब खाद्य श्रृंखला चैन अलग होती है, बहुत सारी चैन मिलकर के खाद्य जाल बनाती है, और प्रकृति पर खाद्य जाल ही पॉसिबल होता है, खाद्य श्रृंखला को पॉसिबल नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो खाद्य जाल आपस में इंटरकनेक्टेड होती है सभी। सेप्रोफाइट्स पारिस्थितिकी पिरामिड में शामिल नहीं है। ये जो मर्तोपजीवी होते हैं ये इसमें नहीं शामिल किए गए हैं, भले ही वे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। ये इसकी सीमाएं हो गई। अब आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, देखिए समय कितना हुआ है तो 1 घंटे की क्लास हो जाती है। हम बहुत कोशिश करते हैं, टाइम बहुत लगाते हैं समझाने में, इस कारण से। सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे समुद्र हुआ करता था, फिर यहाँ पर छोटे मोटे जीव आगे, जलीय जीव से धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठी होनी शुरू हुई, फिर और ज्यादा मिट्टी वाले, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर पेड़ पौधे बन गए। तो ये जो स्थिति यहाँ पे दिखाई गई ना, इसी को हम सक्सेशन कह देते हैं। किसी क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में एक क्रमिक, धीमा और पूर्वानुमानित जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। तो यहाँ पर कंडीशन पहले इसके लिए अनुकूल थी, फिर इसके लिए हो गई, फिर इसके लिए, और फिर अनुकूल हुई इनके लिए। तो जैसी जैसी अनुकूल होती है वो ऐसे प्लांट्स बनते जाते हैं। 2015 में पूछा गया ये, जो चरमोत्कर्ष समुदाय पर्यावरण के साथ संतुलन रहने वाला समुदाय की ओर ले जाती है, सबसे ज्यादा अनुकूल ये होता है। इसमें कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में निवास करती है, संख्या में वृद्धि करती है, जब अन्य प्रजातियां घटती है तो वो वहां से गायब हो जाती है। पहले ये प्रजातियां थी, अब कंडीशन हुई, वायुमंडलीय कंडीशन चेंज हुई तो ये प्रजातियां आ गई, अब ये पिछले वाले लुप्त हो गई और ये नई प्रजाति अपने इसी प्रकार इनके साथ में लागू होता है। ये परिवर्तन भौतिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ क्रमबद्ध और क्रमिक रूप से समानांतर होता है। मतलब सभी के रूप में क्रमिक रूप से होता है और समानांतर रूप से होता है। ये किसी क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलने वाले समुदायों के संपूर्ण अनुक्रम को सेरे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो संपूर्ण अनुक्रम होता है समुदाय का उनको सेरे कहा जाता है। व्यक्तिगत संक्रमण कालीन समुदायों को क्रमिक चरण या सीरल समुदाय समाप्त कर दिया जाता है। क्रमिक चरणों में प्रजातियों की विविधता में परिवर्तन
प्रजातियों और जीवों की संख्या में वृद्धि और कुल बायोमास में वृद्धि होती है। तो ये तो बात कर ही चुके हैं कि यहाँ से जैसे जैसे इस तरफ आएंगे ना, तो जो नीचे वाले हैं इनकी प्रति वातावरण अनुकूल होगा तो इनकी संख्या भी बढ़ेगी, बायोमास भी बढ़ेगा, इनमें परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। ये सभी चीजें यहाँ पे होती है। आज के समुदाय लाखों वर्षों के अनुक्रमण के कारण है। आज के जो समुदाय है ना वो लाखों सालों के अनुक्रमण हुआ, उसके बाद में ऐसे प्लांट्स बने हैं। उस समय अनुक्रमण और विकास समानांतर प्रक्रियाएं रही होगी। अभी अनुक्रमण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक अनुक्रमण होता है, एक द्वितीयक अनुक्रमण होता है। प्राथमिक अनुक्रमण क्या कहता है कि यह अनुक्रमण उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां कभी कोई जीवित अस्तित्व ही नहीं था, मतलब ऐसे स्थान जो बंजर थे, वहां पर कोई जीवित सदस्य नहीं था, उन स्थानों पे हो रहा है, उन स्थानों पर हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक अनुक्रमण हो जाएगा। उदाहरण के लिए नया ठंडा हुआ लावा, मतलब ऐसा स्थान जहां पे लावा जम गया और वो ठंडा हो गया। नगी जो चट्टाने हैं, वो चट्टाने जहां पे कोई वनस्पति नहीं है। नवनिर्मित तालाब हैं, जलाशय हैं, जहां पे कोई पहले जीव था ही नहीं, कोई प्लांट भी नहीं था, उस स्थान पर जो प्लांट्स बनने शुरू होते हैं तो वो अनुक्रमण कैसा होता है, प्राथमिक होता है। किसी जैविक समुदाय की स्थापना से पहले प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होना। सबसे पहले क्या होता है, कोई प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से उपजाऊ मिट्टी बनती है, और उसके बाद में प्राथमिक अनुक्रमण शुरू होता है, जो कि एक धीमी प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट धीमी प्रक्रिया है। द्वितीयक अनुक्रमण देखिए, ऐसा स्थान जहां पर पहले से जीव विद्यमान थे लेकिन वो नष्ट हो गए किसी कारणवश। ऐसे परित्यक्त कृषि भूमि, मतलब परित्यक्त, ऐसी कई सालों तक हमने क्या किया, वहां पे कृषि नहीं की, तो ऐसी भूमि, जले हुए या कटे हुए जंगल, ठीक है, बाढ़ग्रस्त भूमि जहां पर बाढ़ आने से मतलब पूरी वनस्पति नष्ट हो गई, वहां पे दोबारा से वनस्पति बन रही, तो वो द्वितीयक अनुक्रमण हो जाएगा। कुछ मिट्टी या तलछट मौजूद हैं, द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में तेज होता है, ये तेजी से होता है द्वितीयक अनुक्रमण, ठीक है। दोनों ही आपके समझ में आ गए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया मैंने, ये ऐसे स्थान जहां पे देखिए जो चट्टान है, मिट्टी है, कोई वनस्पति नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियां हुई, ये प्लांट बनने शुरू हो गए और वापस ऐसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होगी। तो ये प्राइमरी सक्सेशन हो जाएगा प्राथमिक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जंगल है, इसमें ये आग लगी, आग लगने से यहाँ की पूरी वनस्पति नष्ट हो गई। नष्ट होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर वापस वो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी होनी शुरू हुई। देखिए वर्ष भी दिखाया गया, 1 2 3 साल वर्ष, तो उपजाऊ मिट्टी आने से दोबारा यहाँ पर क्या हो गए, पेड़ पौधे बनने शुरू हुए। ये स्थिति आते आते ये स्थिति चरमोत्सव जो क्लाइमेटिक कम्युनिटी है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पर होती है। सबसे पहले जो आती है उसको पायनियर या जो अग्रणी स्पीसीज कह देते हैं, और जो अंत में लास्ट में जो बचती है उसको हम कह देते हैं क्लाइमेक्स या चरमोत्कर्ष स्पीसीज। ये दोनों लास्ट वाली और फर्स्ट वाली ध्यान में रखनी है, जिनकी हम बात करेंगे। आगे देखिए, आक्रमण करने वाली प्रजाति, आक्रमण मतलब जो नई प्रजाति आती है उसकी बात कर रहे हैं। तो मिट्टी की स्थिति पानी और उपलब्धता पर निर्भर करती है, मतलब वहां पर मिट्टी कैसी उपजाऊ है या बंजर है, पानी उसको उपलब्ध हो रहा नहीं है, इसके ऊपर निर्भर करती है। कर्मिक रूप से वनस्पति में परिवर्तन जानवरों के भोजन और आश्रय को प्रभावित करते हैं। लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं जिससे नई वनस्पतियां आ रही है वहां पे, तो वहां पे रहने वाले जीव जंतु हैं उनके भोजन और वहां का जो आवास है उसको प्रभावित करती हैं। इस प्रकार जैसे जैसे अनुक्रमण आगे बढ़ता है, जीव और अपघटक की संख्या और प्रकार भी क्या होते हैं, बदलते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता है वहां के जीव भी बदल जाएंगे, अपघटक भी बदल जाएंगी, उनकी संख्या भी बदल जाएगी। प्राकृतिक या मानव प्रेरित गड़बड़ी, मतलब आग लग गई या किसी कारण से बाढ़ आ गई, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वहां की वनस्पति खत्म हो गई, वनों की कटाई करना या आग लग जाना। एक विशेष कर्मिक चरण को पहले चरण में बदल देती है, फर्स्ट चरण से स्टार्ट हो जाता है वो, ठीक है। वे नई स्थितियां बनाते हैं जो कुछ प्रजातियों को प्रोत्साहित करती है और अन्य प्रजातियों को हतोत्साहित या समाप्त कर देती है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। अब देखिए पादपों का अनुक्रमण, पादपों का अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है। देखिए आवास की प्रकृति के आधार पर पौधों का अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है। एक तो हाइड्रार्च सक्सेशन, मतलब हाइड्रार्च मतलब जलीय अनुक्रमण बोल देते हैं इसे, एक जिरार्च या मरुद विधीय अनुक्रमण कह देते हैं इसे, या मरुस्थलीय अनुक्रमण। तो जो ये हाइड्रार्च जो अनुक्रमण होता है, जलीय अनुक्रमण जो होता है, ये आर्द्र क्षेत्रों में होता है। कर्मिक श्रृंखला हाइड्रिक से मेसिक स्थितियों की ओर बढ़ जाती है, मतलब मेसिक मतलब समोद्भिद, समान जो परिस्थिति होती है वैसी स्थिति बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ये वाली स्थिति होती है, इतना पानी होता है तो पहले देखिए छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पे बनते हैं, ये देखिए फाइटोप्लैंक्टन से बन गए। उसके बाद में रूटेड सबमर्ज प्लांट बनते हैं,
इसके बाद में रूटेड सबमर्ज प्लांट, देखिए रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स हो जाएंगे, तैरने वाले प्लांट्स। फिर यहाँ पर कौन से आ जाएंगे, ये छोटा सा लिखा हुआ दिखने का, स्वाम्प स्टेज हो गई, स्वाम्प स्टेज के बाद में सेज स्टेज हो जाएगी, और फिर ये छोटे छोटे यहाँ पर क्या हो गई, मिट्टी इकट्ठी हो गई, और ये पानी है उसके ऊपर मिट्टी होने से तालाब या कोई भी जो स्टेज है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर यहाँ पर बन गया आपके वुडलैंड प्लांट बन गए, और ये बड़े बड़े ट्रीज बन जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पर होती है किसमें, हाइड्रार्ची। जेरार्चिया जो मरुस्थलीय जो अनुक्रमण होता है उसमें देखिए शुष्क क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर श्रृंखला जेरिक से मेसिक स्थितियों की ओर ले जाती है, समान परिस्थितियों की ओर। पहले यहाँ पर चट्टाने थी, चट्टानों पर क्या हो गई, लाइकेन बनी, लाइकेन इन चट्टानों को तोड़ करके मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया, मिट्टी से यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट बने, झाड़ियां बनी, फिर ऐसे प्लांट, फिर आते आते ये बड़े प्लांट बनने शुरू हो गए। तो ये होता है आपका जेरार्च सक्सेशन। इसलिए हाइड्रार्च और जेरार्च दोनों अनुक्रमण जलीय माध्यम स्थितियां मेसिक चरमोत्कर्ष समुदाय को जन्म देती है। 2015 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। किसी खाली क्षेत्र पर आक्रमण करने वाली प्रजातियों को अग्रणी प्रजाति या पायनियर स्पीसीज कहते हैं। मतलब सबसे पहले खाली स्थान पर जो स्पीसीज आती है, सबसे पहले उस स्पीसीज को अग्रणी प्रजाति या पायनियर स्पीसीज कह देते हैं। चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण, मरुद विधि आवास की हम पढ़ लेते हैं, और वहां पर चट्टानों पर जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है वो कैसे होता है। देखिए यहाँ पर आप जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये है लाइकेन। तो लाइकेन जो कि एक अग्रणी प्रजाति है, चट्टान को घोलने के लिए एसिड स्रावित करती है, एसिड का सिक्रेशन करती है, जिससे क्या हो जाती है, ये चट्टान है वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। मौसम और मिट्टी के निर्माण में मदद करती है, मिट्टी और मौसम के निर्माण में मदद करती है। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद में देखिए ये मिट्टी बन गई, उपजाऊ मिट्टी बनने के बाद यहाँ पर देखिए छोटे छोटे प्लांट्स दिख रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या हो गए, ब्रायोफाइट्स जैसे छोटे पादप यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें केवल थोड़ी मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये जो छोटे छोटे प्लांट बने ना, ये ब्रायोफाइट्स होते हैं। अब ब्रायोफाइट्स के बाद में छोटे छोटे टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, ऐसे प्लांट आ जाएंगे। और इनके बाद में जो वर्तमान में एंजियोस्पर्म जैसे प्लांट है ना, वैसे प्लांट बन जाएंगी, और इस प्रकार से जंगल या वन समुदाय यहाँ पे बन जाएगा, जिसे हम मीजोफाइटिक कह देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन बन जाती है जो मरुद विधि आवास होता है उसमें। जब तक वातावरण अपरिवर्तित रहता है तब तक चरमोत्कर्ष समुदाय स्थिर रहता है। जब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो चरमोत्कर्ष समुदाय बना रहेगा। अगर उसमें चेंजेस आएगा तो उसमें भी आगे नई प्रजाति विकसित हो। जल में प्राथमिक, ये देखिए हमने क्या कर लिया, चट्टानों पर हो गया, मरुस्थलीय हो गया। अब जल में प्राथमिक अनुक्रमण कैसे होता है, सबसे पहले देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जिन्हें हम पायनियर्स कहते हैं, इनका निर्माण होता है। फिर मुक्त तैरने वाले एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनका फॉर्मेशन या ये उत्पन्न होते हैं यहाँ पर। और इसके बाद में इनके जड़ नहीं होती है, तैरने वाले होते हैं। फिर जड़ वाले हाइड्रोफाइट्स उत्पन्न, जो जलीय पादप होते हैं ना जड़ वाले, वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। इनके निर्माण के बाद सेज या जो घासी प्लांट होते हैं ना, जो मिट्टी में बनते हैं, वो बन जाते हैं, और फिर पेड़ बन जाते हैं, जो कि चरमोत्कर्ष समुदाय या एक जंगल। तो याद रख लेना, फाइटोप्लैंक्टन से मुक्त तैरने वाले एंजियोस्पर्म, जड़ वाले हाइड्रोफाइट्स, और सेज या घास, फिर पेड़ हो जाए। समय के साथ जलराशि जो होती है भूमि में परिवर्तित होता है। जो पानी भरा हुआ था ना, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मिट्टी जमा होनी चाहिए और मिट्टी में बदल जाएगी। और एक सीक्वेंस डायग्राम के द्वारा मैंने यहाँ पे समझाया भी है, तो एक बार इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे प्लांट्स बनती हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स या पायनियर कह देते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या हो गया, फ्री फ्लोटिंग, ये देखिए जो ग्रीन ग्रीन व्हाइट व्हाइट नजर आ रहे हैं ना, ये पानी पर तैरने वाले प्लांट्स होते हैं। इन फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म प्लांट्स का यहाँ पे निर्माण या उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स बन जाएंगे, देखिए छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये जड़ बन जाती है, इसमें जड़ों वाले प्लांट बने गए। ठीक है, ऊपर पानी है, जड़ वाले या रूटेड हाइड्रोफाइट्स यहाँ पर बन जाते हैं। अब क्या होता है, ग्रासेज यहाँ पे बन जाती है। ये जो पानी होता है ना, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता है, और यहाँ पे बहुत सारी घास है, ग्रासेज वो बन जाती है, और ये सेज या ग्रासेज कहते हैं। अब जो चरमोत्कर्ष समुदाय आता है वो है वृक्ष, और यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं मिट्टी के ऊपर। चरमोत्कर्ष समुदाय एक जंगल, समय के साथ जलराशि भूमि में परिवर्तित होती है। तो ये मैंने सीक्वेंस के रूप में यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐड की है, शायद आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी। अब पोषक तत्वों का चक्रण कैसे होता है, ये भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। पोषक तत्वों का चक्रण मैंने शुरुआत में पहली स्लाइड में दूसरी स्लाइड में बताया था कि ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से पोषक तत्व जो ये ग्रहण करते हैं, फिर कंज्यूमर से, फिर डीकंपोजर से होते हुए वापस मिट्टी में आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से चक्रण होता है इनका। प्रोड्यूस से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, फिर ये मरता है तो मरने के बाद डीकंपोजर से फिर वापस मिट्टी में चले जाते हैं, मिट्टी से प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं, सॉरी प्रोड्यूसर्स में। तो ये चक्र के रूप में चलता रहता है। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम आदि पोषक तत्वों की मात्रा
किसी भी समय मिट्टी में मौजूद रहने को स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ये कोई भी समय जो मिट्टी में पाए जाते हैं तो उसको स्टैंडिंग स्टेट कह देते हैं। यह विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में और मौसमी आधार पर भी भिन्न होते हैं। अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग इनकी मात्रा होती है और अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व कभी भी नष्ट नहीं होते, उन्हें बार बार पुनः चक्रित किया जाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गति को पोषक चक्रण कहा जाता है। मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग घटकों के माध्यम वापस उस स्थिति में पहुंचना क्या कहलाता है? पोषक चक्रण कहलाता है। और इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो ये ध्यान में रख लेना। और यहाँ पर दो प्रकार के रासायनिक चक्र आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। कौन कौन से? एक तो गैसीय चक्र होता है, एक अवसादी चक्र होता है। गैसीय चक्र देखिए जलाशय वायुमंडल में मौजूद होते हैं। एक मिनट, जलाशय वायुमंडल में मौजूद, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जलाशय नहीं है। ये जो पोषक तत्व है तो है ना, पोषक तत्व है, ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। नाइट्रोजन जो कार्बन वगैरह है ना, ये चक्र इसके एग्जाम्पल हो जाए। ठीक है, AIPMT 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पर गैसीय चक्र के अकॉर्डिंग हम बात करें तो नाइट्रोजन है, कार्बन चक्र है, ये गैसीय चक्र के अकॉर्डिंग आती है। और अवसादी चक्र की हम बात करें तो इसमें जलाशय पृथ्वी की पपड़ी, जो पृथ्वी होता है ना उसके ऊपर जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें क्या होती है? फॉस्फोरस पाई जाती है। तो ऐसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, ऐसे जो चक्र आते हैं ये अवसादी चक्र के उदाहरण हो जाएंगे। नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। पर्यावरणीय कारक जैसे कि मिट्टी, नमी, pH, तापमान आदि वायुमंडल में पोषक तत्वों की रिलीज की दर को नियंत्रित करते हैं, यानी कि इनके निकलने की दर को नियंत्रित करते हैं। मिट्टी, नमी, pH, तापमान पोषक भंडार पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। जो प्रवाह है और प्रवाह की दर में असंतुलन के कारण होता है, यानी कि इनकी कमी वगैरह जो होती है तो उस समय क्या होता है? ये जो पोषक भंडार होते हैं ना उनके तत्वों की क्या हो जाती है? कमी को पूरा किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर जीवमंडल में कार्बन चक्र का उदाहरण दे दिया है। आप एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो प्लांट से हम स्टार्ट करते हैं, प्लांट्स हो गई, ये प्लांट्स हो गई, और यहाँ पर ये आपकी एनिमल्स हो गई। ठीक है, ये CO2 है। देखिए CO2 फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या की जाती है? फोटोसिंथेसिस द्वारा CO2 का क्या किया जाता है? स्त्रीकरण किया जाता है, जैसे इस प्लांट को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, प्लांट को प्राप्त होने के बाद ये प्लांट क्या करता है? शोषण करता है। ठीक है, शोषण करेगा ये प्लांट। शोषण के माध्यम से आप सभी को पता है शोषण में CO2 रिलीज होती है, तो ये वापस यहाँ से CO2 को छोड़ देगा। ठीक है, अब इस प्लांट को इस गाय ने खा लिया, गाय ने खा लिया और गाय को यहाँ से CO2 प्राप्त हो गई। अब ये गाय क्या करती है? गाय भी शोषण करती है, शोषण में हमेशा CO2 छोड़ी जाती है। अब एनिमल रेस्पायरेशन, कोई भी एनिमल्स ले लीजिए, ये भी क्या करेगा? यहाँ से CO2 छोड़ देगा। ठीक है, ये चीज हो गई। और इधर क्या हो रहा है? कोई कारखाने वगैरह, गाड़ी वगैरह, हवाई जहाज वगैरह ये जो चल रही है, ये हमें सभी को पता, जो धुआं रिलीज होता है ना, धुआं, उस धुएं में क्या होता है? उस धुएं में CO2 उपस्थित होती है। तो ये धुएं के माध्यम से क्या करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं, वायुमंडल में चली जाती है। अब देखिए जब ये गाय मरती है, मरने के बाद इस जो सड़ा गला पदार्थ होता है उसको अपघटन द्वारा क्या करते हैं? जो डीकम्पोजर्स उनके द्वारा इनको अपघटित किया जाता है। पेड़ पौधे होते हैं ये भी मरते हैं तो इनको भी अपघटित किया जाता है। और अपघटित होने से क्या हो जाता है? इनसे क्या हो जाता है? फोसिल्स प्राप्त होते हैं और इनसे यहाँ पे कार्बन प्राप्त हो जाता है। अब ये जो कार्बन होता है ना, इससे यहाँ पर कोई जो फोसिल्स या फिर कह सकते हैं गैस या जो पेट्रोल डीजल वगैरह वो बन जाते हैं, फोसिल फ्यूल बन जाता है। ये फोसिल फ्यूल यहाँ पर इनमें काम में ले जाता है फैक्ट्री वगैरह में, और यहाँ से फिर रिलीज हो जाती है CO2। ये होता है कार्बन चक्र, जो आपको याद रखें। देखिए कार्बन चक्र मैंने समझा दिया आपको, थ्योरेटिकल यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बन का भंडार वायुमंडल में लगभग 1%, जैसे वायुमंडल में हम गैसीय रूप में बात करें तो लगभग CO2 जो होती है 0.03% होती है। ठीक है, जीव जंतु के अंदर शुष्क भार का 49% कार्बन होता है। महासागर में 71% घुलित कार्बन होता है। यह वायुमंडलीय CO2 जीवाश्म ईंधन आदि की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, कार्बन चक्रण वायुमंडल, महासागर, जीवित तथा मृत जीवों के माध्यम से होता है। ये बात कर चुके हैं हम, वायुमंडल से, महासागर, जीवित, मृत और जीवों के माध्यम से ये होता है। प्रति वर्ष 4 × 10⁻13 है ये। ठीक है, किलोग्राम कार्बन प्रकाश संश्लेषण द्वारा जीवमंडल में स्थिर की जाती है। इतनी मात्रा जो होती है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्थिर की जाती है। शोषण के माध्यम से कार्बन की अधिक मात्रा CO2 के रूप में वायुमंडल में लौट जाती है। मतलब इतनी तो प्रकाश संश्लेषण में स्थिर की जाती है, लेकिन इनसे ज्यादा मात्रा शोषण के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है।
आगे देखिए, अपघटक द्वारा अपशिष्टों और मृत कार्बनिक पदार्थों के प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग से क्या करते हैं, CO2 निकलती है। ये अपघटक जो डिकम्पोजिंग की जो क्रिया होती है उसके अंदर स्थिर कार्बन की कुछ मात्रा तलछट में नष्ट हो जाती है। तलछट मतलब पेंदे में बैठ जाती है और परिसंचरण से वो अलग हो जाती है, हट जाती है। लकड़ी जलाना, जंगल की आग और कार्बनिक पदार्थों का दहन, जीवाश्म ईंधन, ज्वालामुखी गतिविधि वातावरण में CO2 जारी करने के लिए अन्य स्रोत है। इनके माध्यम से भी CO2 रिलीज होती है। मानवीय गतिविधियों जो कार्बन चक्र को प्रभावित करती हैं, जैसे कि वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का जलना, ये क्या करते हैं, कार्बन चक्र को प्रभावित करते हैं। आपने वायुमंडल में CO2 जारी करने की दर को बढ़ा दिया, मतलब वर्तमान में जो मानव की जो क्रियाकलाप है उनके माध्यम से CO2 की जो सांद्रता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है। अब आता है फोस्फोरस चक्कर। फोस्फोरस, देखिए फोस्फोरस क्या होता है, चट्टानों से संबंधित है, ये औषधि प्रकार का चक्कर है, औषधि। फोस्फोरस जैविक झिल्लियों जो मेम्ब्रेन्स होती है सेल्स की, उसमें पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। सेलुलर जो ऊर्जा होती है ATP, सेलुलर ऊर्जा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें भी उपस्थित होता है। तो इनके अंदर इनका एक मुख्य घटक होता है। कई जानवरों के कवच, हड्डियां, दांत, हमारे भी कवच, हड्डियां जो होती है, दांत होते हैं, ये फोस्फोरस इनमें पाया जाता है। ठीक है। फोस्फोरस का प्राकृतिक भंडार जो होती है, चट्टानें होती हैं फोस्फेट के रूप में। और नीट 2013 में यहाँ से क्वेश्चन बना है, जब चट्टानों का अक्षेपण होता है या अक्षय होता है, जब ये विघटित होती है चट्टान, तो थोड़ी मात्रा में फोस्फेट मिट्टी में घुल जाता है और पौधे द्वारा इनको अवशोषित कर लिया जाता है। फिर ये शाकाहारी में जाती है और शाकाहारी से होते हुए अन्य जानवर से चली जाती है। अन्य जानवर ये पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। अपशिष्ट उत्पादों या मृत जीवों को फोस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया द्वारा फोस्फोरस जारी करके विघटित कर दिया जाता है। जब ये शाकाहारी या जो जीव होते हैं मरते हैं तो इनको मरते हैं तो ये अपशिष्ट आ जाते हैं, कचरे या अपरद बोल सकते हैं, उनको बैक्टीरिया और जो कवक वगैरह इनको नष्ट करते हैं, नष्ट करके वापस क्या करते हैं, फोस्फोरस को प्राप्त कर लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर पूरी प्रोसेस दे रखी है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में फोस्फोरस का चक्र। देखिए रॉक मिनरल्स, जो चट्टान है उससे क्या हो गया, यहाँ से निकली कौन, फोस्फोरस। मिट्टी में मिल गई कुछ, तो मिट्टी में मिलेगी ना कुछ, तो कुछ मिट्टी में मिलने के बाद क्या होगी, यहाँ पर अपटेक प्रोड्यूसर द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जो घास वगैरह पेड़ पौधे उनके द्वारा। इन पेड़ पौधों को कंज्यूमर्स ने खा लिया, या इनके जो पत्ते वगैरह नीचे पड़ गए, या जो कचरा वगैरह हो गया, मृत होने के बाद इनकी लकड़ी हो गया, इनका जब क्या किया, डीकम्पोज किया, तो डीकम्पोज से क्या हो गया, डिट्रिटस जो कचरा प्राप्त हुआ वो यहाँ पे प्राप्त हुआ। इधर ये जो कंज्यूमर्स मरने के बाद इसकी भी जो अपशिष्ट होता है वो यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है। कहने का मतलब प्रोड्यूसर मरने के बाद यहाँ आ गया और कंज्यूमर्स मरने के बाद यहाँ आ गया, जिसे हम अपरद कह देते हैं। अब अपरद डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा होती है, होने से वापस ये मिट्टी में आ जाता है, कुछ मात्रा में ये दूर चला जाता है, वापस ये मिट्टी के अंदर आने से वापस ये चक्कर के रूप में चलता रहता है। इजी सा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखिए ये चीजें यहाँ पे बताई गई है, फोस्फेट के रूप में चट्टानों में रहता है, ये पेड़ पौधे ये ग्रहण करते हैं PO4 वापस, और इधर से भी ये इस प्रकार से दिखाया गया, तो आप इसको देख लेना, मैंने वो चीज समझाई वो चीज यहाँ पे। अब कार्बन और फोस्फोरस चक्र में अंतर क्या होता है, देखिए एक तरफ कार्बन चक्र है, एक तरफ फोस्फोरस चक्र है। वर्षा द्वारा कार्बन का वायुमंडलीय इनपुट अधिक होता है। वर्षा के माध्यम से क्या होता है, कार्बन का इनपुट अधिक हो जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल में उपस्थित होती है, और ये वायुमंडल में उपस्थित होने के कारण क्या होती है, इसकी जो कार्बन है ये हमारे जलाशय है, मिट्टी पे ज्यादा मात्रा में आ जाती है। वर्षा द्वारा फोस्फोरस का वायुमंडलीय इनपुट कम होता है, ये कम होता है। पर्यावरण और जीव के बीच कार्बन का गैसीय आदान प्रदान, पर्यावरण और जो जीव होता है ना उनके, जैसे रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की हमने बात की। रेस्पायरेशन में क्या होता है, CO2 निकलती है, और फोटोसिंथेसिस में CO2 ग्रहण की जाती है, तो ये वायुमंडल के अंदर आदान प्रदान चलता रहता है। पर्यावरण और जीव के बीच फोस्फोरस का कोई गैसीय आदान प्रदान नहीं होता, ये अंतर होता है इनमें, ये आपके NCERT में दे रखा है। अब पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं के उत्पादों को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र से जो प्रक्रियाएं होती हैं उनसे जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, उनको पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कह देते हैं। जैसे स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र, स्वस्थ एकदम बहुत ही शानदार हवा, एक अच्छा वातावरण, साफ सुथरा वातावरण हमें मिलता है, वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र का ही रूप है। हवा पानी को शुद्ध करते हैं, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र हवा पानी को शुद्ध करते हैं, सूखे व बाढ़ को कम करते हैं, पोषक तत्वों का चक्कर करते हैं, ये उत्पाद हैं। देखिए उपजाऊ मिट्टी उत्पन्न करते हैं, वन्य जीवों का आवास प्रदान करते हैं, जैव विविधता बनाए रखते हैं, फसलों को परागित करते हैं, कार्बन के भंडारण स्थल को प्रदान करते हैं, सौंदर्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करते हैं। तो ये इसकी मुख्य सेवाएं होगी या उत्पादक। रॉबर्ट
रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके सहयोगियों ने प्रकृति की जीवन समर्थन सेवाओं पर मूल्य टैग लगाने का प्रयास किया। उनके मूल्य टैग लगाने का प्रयास किया था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। हाँ, अंतिम स्लाइड है, देखिए। शोधकर्ताओं ने मौलिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर प्रति वर्ष औसतन 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य लगाया। ठीक है, मौलिक पारिस्थितिकी तंत्र की सेवा पर यह वैश्विक सकल उत्पाद जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्टिविटी यूएस 18 ट्रिलियन डॉलर है। यूएस 18 ट्रिलियन डॉलर मूल्य का लगभग दोगुना है। ठीक है, इसका दोगुना है, ये यूएस 18 ट्रिलियन का दोगुना है। इस कुल लागत में से मिट्टी के निर्माण का लगभग 50% हिस्सा होता है। रिक्रिएशन यानी कि पुनर्स्थापन और पोषक चक्रण जैसी अन्य सेवाओं के योगदान के लिए 10% से कम होता है। वन्य जीवों के लिए जलवायु विनियमन आवास की लागत लगभग 6% है। तो ये देख लेना, देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है और आगे पूछा जा सकता है, ये हम कह नहीं सकते। ठीक है ना, इस वैज्ञानिक का नाम याद रख लेना और ये थोड़ा सा याद रख लेना। आज के लिए इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताना, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के इस प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। हमारे 1500 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।